करते हैं हमारा मेन टॉपिक आज से, ठीक है। और डेवॉप्स की हमारी इस सीरीज़ पे सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा लिनक्स, क्योंकि लिनक्स बेस है। अगर आप लिनक्स नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी आप ऊपर टूल पढ़ने वाले हो, डॉकर पढ़ो, कुबरनेटिस पढ़ो, इवन क्लाउड पढ़ो, क्लाउड में जो मशीनें बनती हैं वो भी लिनक्स की बनती हैं, ठीक है। आप टेराफॉर्म पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हर जगह जो कमांड यूज़ होगी वो लिनक्स की होगी। तो लिनक्स बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे लिनक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिनक्स क्या है, ठीक है। तो देखो, सब ये क्या कहते हैं कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग क्या कहते हो? आप लोग क्या कहते हैं लिनक्स क्या है? is a kernel. ये आपको पता था कि आपने कहीं से पढ़ा है? नहीं, मुझे पता था। ठीक है, लिनक्स इज अ कर्नल, है ना? एकदम करेक्ट आंसर है। कभी अगर आपसे कोई पूछता है कि लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो एक कर्नल है ना? और ये जो कर्नल है, ये एक हमारे जैसे एक इंजीनियर था, ठीक है। उस इंजीनियर ने इस कर्नल को बनाया था, उसका नाम था लिनक्स टोरवाल्ड। तो लिनक्स इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इट्स एन कर्नल, ये कर्नल है, ठीक है। और इस कर्नल को डेवलप किया था एक हमारे जैसे इंजीनियर ने, उसका नाम था लिनक्स टोरवाल्ड, ठीक है। और इसने क्यों बनाया था? मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि जो भी चीज़ें मार्केट में आती है वो ड्रॉबैक को देख के आती है। अगर ड्रॉबैक ना हो तो कुछ नया आए ही ना, ठीक है। जैसे हमारे घर में कोई वॉशिंग मशीन है, अगर वो ख़राब होगी तो हम नहीं लेके आएंगे, वरना वही चलेगी, हमारी काम तो उससे चल ही रहा है, हम उसी को यूज़ कर लेंगे, है ना? तो वैसे ही आईटी में होता है कि अगर कोई कहीं पे कुछ ड्रॉबैक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तभी लोग एक नए वर्जन को, नई चीज़ को मार्केट में लेके आते हैं, ताकि लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो वैसे ही लिनक्स टोरवाल्ड क्या करता था, जब वो इंजीनियर था ना, तो पहले वो काम करता था यूनिक्स में, ठीक है। यूनिक्स भी एक पहले, यूनिक्स भी काइंड ऑफ कर्नल ही है, ठीक है। वो पहले उसमें काम करता था। तो उस पर काम करते करते उसको कई सारी चीज़ें, दिक्कतें लगी कई सारी चीज़ों में। जैसे यूनिक्स में आपको CLI मोड ही मिलता है, GUI मोड नहीं मिलता, सारी चीज़ें कमांड से करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो भी आप काम करते हो ब्लैक स्क्रीन में करते हो यूनिक्स में, ठीक है। और भी उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए उसने क्या सोचा कि यार क्यों ना मैं कुछ ऐसा एक नया कर्नल लॉन्च करूँ, यूनिक्स का अपडेट वर्जन, जिसमें GUI मोड हो, ठीक है, जिसमें हम अपने बेस पे जो मोड है वो चेंज कर सकें, सिर्फ ब्लैक मोड ना हो, डार्क मोड ना हो, ठीक है। और मतलब मल्टीपल चीज़ें चाहता था वो, उसने वो प्लान किया। और प्लान करने का उसने क्या किया, बैठा घर में अपने अपने जब भी उसका घर था वहाँ बैठा, लैपटॉप उठाया, उसने कोडिंग करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसने सी लैंग्वेज में कोडिंग करी थी, सी और C++ में उसने कोडिंग वगैरह करी। और कोडिंग वगैरह करने के बाद उसने एक कर्नल लॉन्च किया, अपडेट वर्जन, यूनिक्स का अपडेट वर्जन कर्नल लॉन्च किया, ठीक है। और जब वो कर्नल मार्केट में आया तो उसने सोचा इसको नाम क्या दूँ। तो उसने सोचा कि यार मेरा नाम तो लिनक्स लिनक्स टोरवाल्ड है और मैंने इसको बनाया है। तो उसने क्या किया, लिनक्स से लाइनस ले लिया, मतलब इतना ही लिया, LINU लिया। और यूनिक्स का अपडेट वर्जन था इसलिए उसने एक्स ले लिया और उसको बोल दिया लिनक्स, ठीक है। तो उसने ये चीज़ बनाई थी। तो जो लिनक्स है वो यूनिक्स का अपडेट वर्जन है, ठीक है। और ये जो लिनक्स जो टूल है, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए आया था? सिर्फ और सिर्फ आया था ताकि ड्रॉबैक खत्म हो सके, क्योंकि यूनिक्स में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। इसीलिए लिनक्स मार्केट में आया। और इसको लाया किसने? लिनक्स टोरवाल्ड ने लाया। और उसने किस लैंग्वेज में कोडिंग करी थी? उसने कोडिंग करी थी C लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और जब इसने मार्केट में इस चीज़ को लॉन्च कर दिया ना, ऑफिशियली लिनक्स जो आया था मार्केट में, मतलब जब बहुत फेमस हुआ, वो हुआ था सितंबर 17 1991 को, ठीक है। ये ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च हुआ था लिनक्स, कि लिनक्स भी एक OS है, मतलब OS क्या, एक कर्नल है, उसे यूज़ करना स्टार्ट करो, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो इसने काम करना स्टार्ट किया था वो 1960 से कर रहा था, धीरे धीरे काम कर रहा था, अपने उस पर अपडेट कर रहा था, करते करते फिर उसने बनाया, ठीक है। 1952 में हमारे पास यूनिक्स आया था, यूनिक्स था। लेकिन यूनिक्स काफ़ी टाइम तक चला, लोगों ने यूज़ भी किया, आज भी कई कंपनी है जो यूनिक्स यूज़ करती है। मैंने देखा है कभी, कई बारी मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं तो वहाँ पर भी देखा है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि यूनिक्स का बंदा होना चाहिए। तो यूनिक्स आज भी कई कंपनी यूज़ करती है, लेकिन उतना यूज़ नहीं होता, ठीक है। आजकल जो मेनली चीज़ें यूज़ होती हैं कंपनी में, इंडस्ट्री में, वो दो ही होती हैं, लिनक्स एंड विंडोज़, और मेनली लिनक्स होती है, ठीक है। तो इस तरीके से लिनक्स मार्केट में आया था, जो लिनक्स टोरवाल्ड लेके आया था, है ना। और इसने कर्नल लॉन्च किया था। लेकिन जैसे ही इसने कर्नल लॉन्च किया तो मार्केट में ना कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज थी, ठीक है। जैसे
एक कंपनी थी रेड हैट, ठीक है, और लिनक्स फाउंडेशन था एक, मतलब वो तो उनका ही था। वो उबंटू जैसी एक कंपनी थी, ठीक है, सूजे थी, ओरेकल थी, काली थी, ठीक है, ऐसे सेंटोस तो रेड वालों का ही है। तो ऐसे मल्टीपल कंपनीज मार्केट में बैठी हुई थी, ठीक है। तो जब उन्हें लगा कि यार कर्नल लिनक्स नाम का एक कर्नल मार्केट में लिनक्स टोवर ने लॉन्च किया है, तो जैसे यूनिक्स को भी लोगों ने यूज़ करके उसको ओएस बनाया था ताकि इंटरफेस मिले और लोग उसे यूज़ कर पाएँ। वैसे इन्होंने क्या किया कि कर्नल जो लिनक्स टोवार्ड ने लॉन्च किया था लिनक्स नाम का, ये क्योंकि ये कर्नल जो था ना, ये पूरा ओपन सोर्स था। लिनक्स टोवार्ड ने बनाया कर्नल को और ओपन सोर्स कर दिया, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जिसका सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल हो, ठीक है। जो सोर्स कोड अवेलेबल उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सोर्स। तो अवेलेबल था सोर्स कोड, तो लोगों ने क्या किया, इसके सोर्स कोड को उठाया, जैसे रेड वालों ने उठा के ले गए, उबंटू वाले ले गए, ठीक है, सूजे वाले ले गए, ओरेकल वाले ले गए, सबने इसका सोर्स कोड उठाया और अपने अपने तरीके से इन्होंने उस पर डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दी, काम किया उस पर और अच्छा, मतलब उसको बनाया अपने अपने तरीके से, उसमें इंटरफेस डिज़ाइन किया और फिर मार्केट में अपने अपने नाम से लॉन्च कर दिया, ठीक है। कि अगर आपको एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो आप रेड का यूज़ कर लो, ठीक है, जिसमें उन्होंने RHEL लॉन्च किया था, रेड एंटरप्राइज लिनक्स, ठीक है। उबंटू चाहिए तो उबंटू यूज़ कर लो, सूजे लिनक्स हमारे पास है, ओरेकल हमारे पास है, ओरेकल का लिनक्स हमारे पास है, ठीक है। अगर आप हैकर हो, आप एथिकल हैकिंग करते हो तो काई लिनक्स यूज़ कर लो, जो मेनली उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। काई लिनक्स यूज़ होता है एथिकल हैकिंग के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद रेड ने और भी फीचर दिए कि अगर आप टेस्टिंग वर्जन पे काम कर जाते हो, हमारा आपको RHEL यूज़ नहीं करना है, इंटरप्राइज लिनक्स यूज़ नहीं करना है, तो हमारा टेस्टिंग वर्जन सेंटोस है वो यूज़ कर लो, ठीक है, हमारा फेडोरा है वो यूज़ कर लो। ऐसे मल्टीपल लोगों ने क्या किया, वो सोर्स कोड उठाया जो लिनक्स टोवर्ड ने बनाया था, उस पर काम किया और अपने नाम से OS बना के बेचने लगे, ठीक है। और देखो, लिनक्स टोवर्ड ने कर्नल ही बनाया था, लेकिन जो ये कंपनी थी इन्होंने उसको OS बना दिया। OS मतलब उसको उस कर्नल को अपने सॉफ्टवेयर में डाला और उसको मार्केट में बेचने लगे। जैसे हम लोग विंडोज़ खरीदते हैं ना, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 का एक पैकेज खरीदते हैं, वैसे इनका पैकेज आता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ISO इमेज। इनकी एक ISO इमेज मिलती है लिनक्स की, ठीक है। रेड वालों के अलग ISO इमेज है, उबंटू वालों के अलग ISO इमेज है। वो ISO इमेज बना के बेचते हैं। वो ISO इमेज आप ले लो और अपने सर्वर एक हार्डवेयर पर डाल दो, आपका उस मशीन वो जो हार्डवेयर है वो बन जाएगा लिनक्स बेस्ड सर्वर, ठीक है। तो इन्होंने OS बनाया था, OS आया नहीं था, इन्होंने OS बनाया था। तो अगर कोई पूछता है कि लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और सबसे जो मेन बात है लिनक्स की वो ये है कि अगर आपने बोला कि लिनक्स कर्नल है, तो आपसे इंटरव्यू पूछता है कि कर्नल होता क्या है, ठीक है। तो कर्नल का मतलब होता है हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ट, जैसे हमारी हमारी शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा हार्ट। अगर वही चलना बंद कर दे तो शरीर किसी काम का नहीं है, ठीक है। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल होता है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है। अगर वो कर्नल चलना बंद कर दे तो हमारा दिक्कत ही निकल जाएगी, ठीक है। और वो कर्नल चलता कब है, कब उस पर काम होता है, जैसे ही आप अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर का जब वो दबाते हो ना बटन, पावर बटन, तो उस पावर बटन दबाने के साथ साथ स्क्रीन देखने तक जो पीछे बीच में प्रोसेस हो रहा होता है ना, वो पूरा प्रोसेस कर्नल कर रहा होता है। अगर वो प्रोसेस ना चले तो आपकी मशीन स्टार्ट नहीं होगी, और जब मशीन स्टार्ट नहीं होगी तो आप काहे का काम कर पाओगे उसमें, ठीक है। और लिनक्स आजकल हर चीज़ में होता है। जो मैं अभी मेरे पास आईफोन है, इस आईफोन में भी लिनक्स का कर्नल यूज़ हुआ हुआ है। मेरे पास मैकबुक का लैपटॉप है, इसमें भी जो कर्नल है वो लिनक्स का कर्नल है। अगर आपको पता होगा उसकी कमांड वगैरह लिनक्स की, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे लिनक्स की कमांड होती है लिस्ट करने के लिए ls, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे ls चलाऊँ तो वो चल रहा है, ठीक है। pwd चलाऊँ, चल रहा है। तो यहाँ पे जो कर्नल है वो किसका है, लिनक्स का है। आजकल एंड्रॉयड वाले भी किसका कर्नल यूज़ करते हैं, लिनक्स का कर्नल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आजकल लिनक्स बहुत यूज़ में है, इसलिए मैंने बोला था कि आपको लिनक्स बहुत काम आने वाला है। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बताया बेसिक्स वगैरह, ठीक है। और ये जो मैंने आपको नाम लिखा है यहाँ पे, रेड, उबंटू, सूजे, ओरेकल, काली, ये सब फ्लेवर्स हैं लिनक्स के। क्या हैं, फ्लेवर्स हैं। उबंटू, कई लोग उबंटू यूज़ करते हैं, कई लोग रेड यूज़ करते हैं, कई लोग सूजे यूज़ करते हैं, कई लोग ओरेकल लिनक्स यूज़ करते हैं, कई लोग काली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, लिनक्स के फ्लेवर्स हैं। अभी तो और भी फ्लेवर्स आ गए हैं, अमेजोन लिनक्स आ गया है, ठीक है। ऐसे फ्लेवर्स आ चुके हैं। बाकी सेंटोस वगैरह पहले से है जो रेड का है, फेडोरा है, ऐसे बहुत सारे लिनक्स के फ्लेवर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली यूज़ होने वाले फ्लेवर्स कंपनीज में हैं वो हैं रेड लिनक्स और उबंटू लिनक्स। और रेड में भी मोस्टली कंपनी यूज़ करती है ये वाले सेंटोस, ठीक है।
फेडोरा वही देखा मैंने बहुत, लेकिन सेंटोस लोग यूज़ करते हैं। और भी लिनक्स हमारे पास हैं, डेबियन वगैरह। और जो डेबियन है वो उबंटू वालों का टेस्ट वर्जन है। डेबियन लिनक्स भी एक है हमारे पास, वो उबंटू वालों का ही टेस्ट वर्जन है, मतलब जो कमांड उबंटू में चलती है। वैसे तो सारी सेम कमांड होती है हर लिनक्स फ्लेवर्स में, उबंटू हो, रेड हो, सूजे हो, करो, कोई भी लिनक्स में आप काम करो, कमांडें हर जगह सेम होगी, कोई फ़र्क नहीं होता कमांडों में, ठीक है, हर जगह सेम कमांड्स होंगी। जैसे लेकिन हाँ, एक यूनिक फ़र्क है उबंटू और अदर लिनक्स में। वो क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ रेड लिनक्स में, वो क्या फ़र्क है। अगर आपको रेड लिनक्स में कुछ इंस्टॉल करना हो, ये हम लोग बाद में अच्छे समझेंगे, कि मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर आपको रेड लिनक्स में कुछ इंस्टॉल करना हो तो आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हो यम इंस्टॉल, ठीक है। वैसे ही अगर आपको उबंटू लिनक्स में कुछ इंस्टॉल करना हो तो आप लोग यूज़ करते हो apt-get इंस्टॉल, ठीक है। बाकी सारी कमांड सेम होंगी, बस यहाँ पे apt-get यूज़ करते हैं और यहाँ पे yum यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो आप रेहट में काम कर रहे होते हो तो यहाँ पे अगर आप, जैसे आपकी कोई रेहट बेस्ड मशीन है, जैसे ये एक मशीन है, इसमें आपको वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो इस मशीन में आप क्या करोगे, कोई एक वेब सर्वर पहले इंस्टॉल करोगे। हमारे पास मार्केट में 3 वेब सर्वर फेमस हैं, ठीक है। वैसे तो 2 ही हैं, तीसरा एप्लीकेशन सर्वर है, लेकिन उसको भी कई लोग यूज़ करते हैं वेब सर्वर के रूप में, उसकी बात बाद में करेंगे। तो 2 वेब सर्वर अगर मैं बोलूँ फेमस, तो वो कौन कौन से हैं, एक है एनजिनिक्स और दूसरा है अपाचे, ठीक है। तो कंपनीज में मोस्टली मार्केट में 2 वेब सर्वर लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लो ये आपका एक हार्डवेयर है, एक मशीन है, इसमें आपको डिप्लॉय करना है एक वेबसाइट, तो आप पहले उसमें इंस्टॉल करोगे वेब सर्वर, तो मान लो आपने अपाचे इंस्टॉल किया, ठीक है। तो अगर यही अपाचे आप रेड बेस्ड लिनक्स में इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पे आप इसको बोलोगे HTTPD, ठीक है। और यही अपाचे अगर आप उबंटू में इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे हम इसे कहते हैं अपाचे 2। तो ये एक थोड़ा सा छोटा मोटा फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। वही कमांड होगी फाइल क्रिएट करने की, वही कमांड होगी फोल्डर, सब कुछ क्रिएट करने की सेम कमांड होगी, कुछ फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। एक फ़र्क और होता है, जब आप उबंटू में कोई नई सर्विस इंस्टॉल करते हो, अगर आपको उसको स्टार्ट करना है, इनेबल करना है और स्टेटस चेक करना है, तो आप यहाँ पे सर्विस यूज़ करते हो, ठीक है, सर्विस स्टेटस। और जैसे मान लो अपाचे 2, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग मेनली यूज़ करते हो सिस्टम सीटी। ये आप काम दोनों में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अपाचे उबंटू में क्या होता है कि आपको सिस्टम सीटी सेटअप करना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सर्विस चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेड में क्या है कि आप सिस्टम सीटी यूज़ करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये थोड़े बहुत छोटे मोटे फ़र्क हैं, ये आप ध्यान रखना। भाई कोई बड़ा डिफरेंस किसी लिनक्स में नहीं है, सेम कमांड होती है, ठीक है। और लिनक्स और विंडोज़ में भी यही फ़र्क है कि देखो विंडोज़ में क्या होता है, हम विंडोज़ में सारा काम GUI के थ्रू कर रहे होते हैं, सारा काम, कुछ भी करना है, मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी, क्या करूँगा मैं, अपने इस किसी भी फ़ोल्डर में गया, डेस्कटॉप में गया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर करके फ़ोल्डर फाइल जो भी क्रिएट करना मैं क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप लिनक्स में काम करते हो, यहाँ पे फ़ोल्डर या सॉरी ऐसे GUI से काम नहीं होता। GUI मिलता है, उबंटू का GUI है, बहुत सारे GUI मिलते हैं हमें, लेकिन मेनली हमारा जो काम होता है लिनक्स में वो हम लोग कमांड के थ्रू करते हैं। कमांड मतलब किसी भी टर्मिनल को आदेश देना, जो भी टर्मिनल आपके पास हो, आपके पास CMD है, आपके पास पावर सेल है, आपके पास मैक का ये टर्मिनल है, कुछ भी कोई भी टर्मिनल आपके पास हो, उसको आदेश देना, उसको बोलते हैं कमांड्स, ठीक है। कमांड देना, कमांड से काम कराना। जैसे मान लो मुझे फाइल क्लिक करनी, मैं एक कमांड दूंगा अपने लैपटॉप को कि जैसे लिनक्स में हम लोग आगे बात करेंगे इस बारे में, टच यूज़ करते हैं फाइल क्रिएट करने के लिए। मैंने लिखा टच ABC, एंटर मार दूंगा तो मेरी फाइल बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, अपने इस टर्मिनल को कमांड दिया, सिस्टम को कमांड दिया, तब जाके मेरी चीज़ बनी। वैसे ही ये जो तरीके हैं, मतलब लिनक्स में जो तरीका है वो सिर्फ कमांड देने का है, ठीक है। आप कमांड देते हो तो काम हो जाता है। उसके बाद देखो, अब ये तो हो गया लिनक्स की बातें, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना बेसिक तो कोई, मतलब मैं आपको बता दिया, उससे कोई पूछता भी नहीं है। आपको बस कमांडो से मतलब होना चाहिए और उसके टॉपिक से मतलब होना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं सबसे जो मेन पार्ट बात करूँ लिनक्स की, ठीक है, लिनक्स सेटअप कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि हमें लिनक्स पढ़ना है, लिनक्स में काम करना है, सेटअप कैसे करोगे उसको, ठीक है। तो सेटअप करने के लिए हमारे पास आज के टाइम पे 4 तरीके हैं, ठीक है, 4 वेज है हमारे पास सेटअप करने का लिनक्स। तरीका नंबर 1 क्या है, मार्केट में जाओ, एक हार्डवेयर लेके आओ, और हार्डवेयर लाने के बाद किसी भी लिनक्स प्रोवाइडर से, रेड से, उबंटू से, किसी से भी लिनक्स का एक ISO इमेज ले लो, ठीक है। और इमेज लेने के बाद इस हार्डवेयर में आओ, और हार्डवेयर में आने के बाद अपना जो ISO इमेज लिया है उसे आप सेटअप कर दो, ठीक है। तो
तो आपका ये मशीन जो है, ये हार्डवेयर है, ये लिनक्स बेस्ड मशीन बन जाएगी, लिनक्स मशीन बन जाएगी। तरीका नंबर 1 है, ठीक है। देखिए इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, मार्केट में जाओगे, एक हार्डवेयर लेके आओगे, हार्डवेयर बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। हार्डवेयर लेके आए, फिर लाइसेंस परचेज किए लिनक्स का, या ISO इमेज खरीदे, फिर वो डाले, सेटअप किए, बहुत टाइम लगा और बहुत खर्चा हो गया, तब जाके आपका एक लिनक्स एनवायरनमेंट बन पाया। अगर आज मैं आप लोग को बोलूँ कि भाई हमें ऐसे इस तरीके से सेटअप करना, लिनक्स वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग पॉसिबल नहीं है, बहुत महंगा पड़ जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक तरीका है। सेकंड तरीका क्या है कि आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप वगैरह होगा, ठीक है। उस लैपटॉप में आप क्या करो, कोई भी एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करो। हमारे पास मेनली 2 हाइपरवाइजर होते हैं मार्केट में, जो बहुत फेमस है। एक आपका वर्चुअल बॉक्स है और दूसरा आपका VMware है, ठीक है। कोई भी एक सॉफ्टवेयर अपने इस लैपटॉप में, आपका लैपटॉप विंडो बेस्ड होगा, उस लैपटॉप में कोई भी एक कोई भी हाइपरवाइजर, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। जैसे मान लो VMware इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद उस VMware के अंदर जाओ और एक VM क्रिएट कर लो, ठीक है। और इस VM को जब बना रहे होगे तो सेलेक्ट करना है कि आपको कैसा VM क्रिएट करना है, लिनक्स बेस्ड, विंडो बेस्ड, आप सेलेक्ट कर लोगे। और उस टाइम पे वो मांगता है ISO इमेज दो, लिनक्स की ISO इमेज दो, वो ISO इमेज अपलोड कर देना, आपकी मशीन बन जाएगी लिनक्स बेस्ड। मतलब ये आपका लैपटॉप विंडो बेस्ड है, आपने उसमें से 10-20 GB दे दिया इस छोटी सी मशीन को, और यहाँ पे बैठ के आप फिर लिनक्स वाला भी काम कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपका खुद का लैपटॉप है, आप उसमें ये वाला सेटअप कर सकते हो। ये हो गया तरीका नंबर 2। अब तरीका नंबर 3 क्या है? 3 ये है कि भाई आजकल हमारे पास क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। हमारे पास AWS क्लाउड है, एजूर क्लाउड है, GCP क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड है, IBM क्लाउड है, और बहुत सारे क्लाउड हैं। तो किसी भी क्लाउड में जाओ और उनसे एक मशीन रेंट पे ले लो, उन पे जाके एक मशीन क्रिएट कर लो, ठीक है। और जब मशीन क्रिएट कर रहे होते हो तो क्लाउड प्लेटफॉर्म वाले ना आप ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको कौन सी मशीन क्रिएट करनी है, कैसी मशीन, लिनक्स बेस्ड, विंडो बेस्ड। आपने बोला लिनक्स बेस्ड, तो लिनक्स बेस्ड मशीन की जो वहाँ पे इमेज होती है, ठीक है, वो इमेज सेलेक्ट कर लो और स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट नेक्स्ट करके मशीन क्रिएट कर लो, तो आपकी मशीन बन जाएगी लिनक्स बेस्ड। तो आपने क्लाउड से ले लिया और ये मशीन बना ली, इसमें काम किया, जब तक काम किया उसके बाद मशीन स्टॉप पर रख दी, अगले दिन फिर स्टार्ट कर लिया। ये थर्ड तरीका हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं। और तरीका नंबर 4 क्या है कि हमारे पास कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। जैसे कोड क्लाउड करके एक प्लेटफॉर्म है, पहले हमारे पास एक काटा कोडा था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हो और आपको टेम्प्रेरी लिनक्स का प्लेग्राउंड मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हम लोग जो तरीका यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमारा एंड ऑफ गोल क्या होगा कि हम लोग क्लाउड पे काम करें, तो हम लोग अपनी लिनक्स की मशीन भी क्लाउड पे ही क्रिएट करेंगे, ठीक है, ताकि हम उस पर काम कर सकें। और कौन सा क्लाउड यूज़ करेंगे? सबसे अच्छा जो क्लाउड है प्रैक्टिस करने के, लर्निंग के लिए, वो है AWS क्लाउड। AWS क्लाउड में आपको 12 महीने के लिए फ्री सर्विस मिलती है, फ्री, टोटल फ्री, कोई चार्ज नहीं करते, ठीक है। 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो आराम से इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे हम लोग और वहाँ पे मशीन बनाएंगे लिनक्स की और वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन काम क्या है कि लिनक्स सेटअप करना काम हमारा नहीं है, हमारा मेन काम है लिनक्स के अंदर काम कैसे करते हैं, कैसे फाइलें बनती हैं, वही सीखना है हमें। जैसे मेरे पास ये मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे मुझे कुछ डाउनलोड करना है, कुछ फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करना है, मैं इजीली जाके ऐसे राइट क्लिक करके कमांड, मतलब ऐसे मैनुअली कर लूँगा क्रिएट। लेकिन जब आप कंपनी में आगे काम करोगे, डेवऑप्स में काम करोगे, वहाँ पे लिनक्स बेस्ड मशीनें होंगी, तो वहाँ पे सारा काम कमांड देके कराना होगा। तो आप कैसे काम करोगे, तो आप कैसे फाइल क्रिएट करोगे, कैसे फोल्डर क्रिएट करोगे, कैसे यूज़र क्रिएट करोगे, कैसे परमिशन दोगे चीज़ों को, ठीक है, और कैसे विम में काम करोगे, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो वही हमें सीखना है, ठीक है। उसके हम क्या करेंगे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या नाम बताए थे आप? कोड क्लाउड। क्या? कोड क्लाउड, कोड क्लाउड। कोड क्लाउड। और हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग अजूर सीखेंगे। नहीं, हम लोग अभी लिनक्स के लिए इसको यूज़ करेंगे AWS, अच्छा, सीखेंगे अजूर। लिनक्स के लिए AWS करेंगे, ओके ठीक हाँ, है। AWS मैं सिर्फ इसलिए बोला ताकि हमारे पास एक मशीन मिल जाए काम हाँ करने, क्योंकि 12 चलेगा। महीने के लिए फ्री मशीन मिलेगी ना। हाँ हाँ एजोर पे क्या है कि 1 महीने बाद वो चार्ज करेंगे, तो 1 महीने में हमारा कोर्स तो पूरा होगा नहीं, 3 महीने लगेंगे अभी, है ना, हाँ, राइट। इसीलिए, ओके ठीक है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब हमें पढ़ना क्या क्या है यहाँ पे, वो समझ लो, ठीक है। हमें लिनक्स में पढ़ना है फाइल सिस्टम के बारे में, ठीक है। हमें लिनक्स में पढ़ना है कमांड्स के बारे में, जितनी कमांडें होती हैं। हमें लिनक्स में पढ़ना है फाइल परमिशंस के बारे में, ठीक है। हमें लिनक्स में पढ़ना है यूजर्स एंड ग्रुप के बारे में, ठीक है। हमें लिनक्स में पढ़ना है प्रोसेस के बारे में, कैसे प्रोसेस किल करते हैं, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, जैसे मान लो
कोई प्रोसेस रनिंग है बैकएंड में, उसकी वजह से आपका सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ नहीं चल रहा है, कुछ स्टार्ट नहीं, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आपको प्रोसेस किल करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन सी आईपी क्लासेस होती हैं, कौन सी आईपी लेनी होती है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे नेटवर्किंग के बारे में। उसके बाद पैकेज मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग मेनली बात करेंगे आरपीएम के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यम के बारे में, ठीक है, कि यम क्या है, कैसे होता है। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर के बारे में बात करेंगे, जिसमें विम वगैरह होता है, कई सारे हैं, विम, नैनो, ईमैक, कई सारे हैं, ठीक है। इन सब पे बात करने वाले हैं। और साथ में थोड़ा सा लिनक्स का एडवांस टॉपिक भी कवर कर लेंगे हम लोग। अब एडवांस टॉपिक कौन कौन से हैं, एडवांस टॉपिक की बात करूँ तो सबसे पहला तो है एलवीएम, ठीक है। आजकल लोग उसे यूज़ नहीं करते एलवीएम को, लेकिन फिर भी हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद रेड है एक टॉपिक लिनक्स का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद और लिनक्स में क्या बच रहा है, डेवऑप्स में जो चीज़ें होती है वो तो मैंने बता ही दिया, वीम एडिटर होगा ही, ठीक है, यूज़र मैनेजमेंट होगा ही, और परमिशन देना होगा ही, यूज़र ग्रुप क्रिएट करना ये तो ज़रूरी है, प्रोसेस किल करना है ज़रूरी है, ठीक है। नेटवर्किंग, हाँ, वेबसाइट होस्टिंग भी करेंगे हम लोग लिनक्स सर्वर पे, कि कैसे वेबसाइट होस्ट करते हैं लिनक्स सर्वर पे, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें, जो कि हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। लिनक्स में ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, हो सकता है कि 10 दिन में ख़त्म कर दूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम वाली चीज़ नहीं है, एक दिन में बैठेंगे तो मोस्टली कमांड वगैरह कवर कर लेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हमें ज़रूरत है एक लिनक्स नहीं, की। तो ये क्लास क्या हम केवल लिनक्स के लिए कर रहे हैं? नहीं 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 हेलो, नहीं नहीं नहीं, ये जो क्लास है ये सिर्फ लिनक्स टॉपिक नहीं, बता रहे हैं। लिनक्स के बाद क्या सीखेंगे? लिनक्स के बाद हम लोग सीखेंगे क्लाउड। क्लाउड में हम लोग बात करेंगे एजूर के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेराफॉर्म पे, फिर हम लोग पढ़ेंगे डॉकर, कुबरनेटीज, ठीक है, प्रोमेथियस, ग्राफाना, गिटहब, गिटलैब, ठीक है, और लॉगिंग मैनेजमेंट टूल। इतने टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये जेनकिंस वगैरह? ये गिटलैब, गिटहब एक्शन, इस पे ही आपका ऑटोमेशन और सीआईडी मैनेजमेंट होगा। वो मैंने कल आपको ये बताया था कि जेनकिंस जो है वो बहुत पहले आया था। आजकल जो मोस्टली कंपनी यूज़ करती है वो गिटलैब, गिटहब एक्शन यूज़ करती है। और अगर आपको गिटलैब, गिटहब एक्शंस या सर्कल सीआई या बिटबकेट पाइपलाइन में काम करते आ गया तो आप जेनकिंस में भी काम कर लोगे। बस फ़र्क क्या होता है कि इन पे आप यामल में चीज़ें क्रिएट करते हो। इससे दो बेनिफिट हैं, जब आप कुबरनेटिस में काम करते हो तो वहाँ पे भी जो हम लोग डिप्लॉयमेंट फाइल लिखते हैं वो YAML में लिखते हैं, ठीक है। तो जब आप गिटलैब पढ़ोगे ना तो यहाँ पे भी जो हम लोग डिप्लॉयमेंट फाइल लिखते हैं वो YAML में लिखते हैं। तो YAML में आपको YAML की लर्निंग हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आजकल अगर आप सर्च करते हो नेट पे कोई भी डेवऑप्स बेस्ड जॉब, तो लोग गिटलैब, गिटहब एक्शन ही मांग रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको जेनकिंस का क्योंकि जितने भी ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट टूल हो सब में सेम ही फीचर है, वही उसी लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही बिल्ड करना है, वैसे डिप्लॉय करना है, सब कुछ सेम है, बस फाइलें अलग हो जाती है। जेनकिंस में लोग जेनकिंस फाइल लिखते हैं, यहाँ पे YAML में लिखते हैं फाइल, बस, और कोई फ़र्क ही नहीं है। अगर डिफरेंस की बात है वो मैं बाद में बता दूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो लिनक्स हमारा जो होगा वो इतना होगा। बाकी आगे हम लोग लिनक्स के बाद, लिनक्स 10-15 दिन की बात है, उसके बाद फिर हम लोग अपने डेवऑप्स के जो एडवांस टूल्स हैं, क्लाउड हो गया, टेराफॉर्म, डॉकर, कुबरनेटिस, इन सब पे बात करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। चलिए, तो अभी हमें सबसे पहले एक AWS का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग वहाँ पे एक मशीन ले पाएँ, और मशीन लेने के बाद फिर उस पर हम लोग भी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आप संतोष जी, आपने कभी अकाउंट क्रिएट किया है क्या AWS अकाउंट? हाँ, मेरा अकाउंट है इसमें। है एक हम लोग का, संतोष, हम लोग का एक पार्टनर है ना माइक्रोसॉफ्ट, वो अकाउंट यूज कर सकते हैं क्या? आई डोंट नो। हाँ हाँ, पता नहीं। हाँ, कर सकते हैं ना, ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं। बट मेरा अजूर पर, सॉरी, AWS पर मैंने अभी लास्ट वीक ही क्रिएट किया था।
अगर तो उस मैं अकाउंट पे अलग काम से करने की परमिशन हो आपको तो हम लोग फिर एजोर ही यूज़ कर लेंगे, फिर एडब्ल्यूएस क्यों फालतू क्रिएट करना। और अगर आपको उस अकाउंट पे परमिशन नहीं है, आपके उसको अकाउंट है एडब्ल्यूएस, तो एडब्ल्यूएस यूज़ कर लेते हैं। नहीं, AWS ही कर लेते हैं। इसमें फी का वो कंपनी का पता नहीं क्या फिर चार्ज वार्ज हो जाएगा, फिर हम लोग क्या नहीं नहीं, कंपनी का you cannot use and you don't have full permission. यस वो ट्रेनिंग वाइज होता है थोड़े दिन के लिए बस। हाँ इट्स अ सैंडबॉक्स काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, इशू आप दिखा दीजिए कैसे क्या करता है, वो देख लेते हैं, फिर कर लूंगा। ठीक है, एडब्ल्यूएस अकाउंट आप भेजोगे मेरे को संतोष जी? अब मैं अपना यूजर आईडी भेजूं? हाँ, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे कर दो। ओके, ठीक है। इसमें कुछ क्रेडिट कार्ड लगेगा इशू क्या? वो फी का नहीं हाँ नहीं यार, मैं कल तुम्हें क्रिएट करवा दूंगा ऑफिस में। ठीक, मैं कल छुट्टी पे हूँ। नहीं, तो कल आप लोग दो दो अकाउंट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? प्रैक्टिस ही करनी है तो एक ही अकाउंट क्रिएट करके दोनों शेयर कर लो। और अगर गलती से कोई चार्ज बनता भी है तो उसकी चिंता मत करना, मैं वेव ऑफ करा दूंगा। नहीं, वो तो डालने से हो जाता है। AWS एक ऐसा क्लाउड प्रोवाइडर है जो वेव ऑफ कर देता है। हाँ, एक बार करता है ना सर? नहीं नहीं, मल्टीपल बार भी कर देता है, मैंने बहुत करा है, वेव ऑफ कर देता है। अच्छा, क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला था एक बार तो कर ही देता, उसका टेंशन इसीलिए। क्या करने से कर देता है? लिखना पड़ता है क्या हम लोग? हाँ, लिखना पड़ता है कि मैं स्टूडेंट को ट्राई कर रहा था, मैं न्यू सीख रहा था, मुझे नहीं मालूम था, प्लीज वेव ऑफ माय तो व्हाट। उनका सपोर्ट टीम है, वहाँ पे जाके चैट करना पड़ता है। तो एक वहाँ से बंदा साइन होगा, वो पूछेगा कि भाई आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, आपको क्यों चाहिए? तो बताओ उसको कि हम लोग ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग कर मतलब हम लोग लर्नर हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा सपना है AWS में काम करने का, ये वो स्टूडेंट हैं, ये सब कुछ भी मतलब बोल दो और फिर वो वेव ऑफ कर देते हैं। तो वेव ऑफ कराने का तरीका सही है AWS में, बाकी क्लाउड में ऐसा नहीं होता। भेजा आपने संतोष? हाँ, एक मिनट में भेज रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ। ये मैंने भेजा आपको। और AWS में लॉगिन करने के लिए आपको सर्च करना पड़ता है AWS कंसोल लॉगिन। फिर आपको एक ऐसे वो मिलेगा लॉगिन कंसोल, वहाँ पे जाकर लॉगिन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक रूट यूज़र और एक IAM यूज़र। रूट यूज़र मतलब जो आपका मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट है जिसमें ईमेल आईडी पासवर्ड आपने बनाया, उससे आप लॉगिन कर सकते हो। IAM यूज़र का मतलब कि आप इस अकाउंट के अंदर जाके एक यूज़र बनाया हो स्पेसिफिक, और वो यूज़र लॉगिन कर रहा है, तो फिर वो IAM यूज़र के थ्रू करता है। मैं पासवर्ड भी भेज दिया। अरे यार, मैं ईमेल आईडी करा, सॉरी। संतोष क्लाउड 333@gmail.com। आपको एक कोड आया होगा मेल पे, देना वो कोड। हाँ, एक मिनट। हाँ, 257983। ठीक है, तो ये हम लॉगिन कर चुके हैं AWS अकाउंट पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आके सेटअप करना है एक लिनक्स एनवायरनमेंट। तो लिनक्स एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए एक मशीन। ठीक है, तो आप कोई भी क्लाउड में हो, आप AWS में हो, आप GCP में हो, आप एजोर में हो, कहीं पे भी हो, आपको मशीन की सर्विस मिलती है VM क्रिएट करने की। ठीक है, होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जाता हूँ मैं,
ये आपका AWS क्लाउड का वर्चुअल अकाउंट है, ठीक है, जिसको आपने वर्चुअली लॉगिन किया, मतलब वर्चुअली मतलब आपने एक ब्राउज़र पे एड किया AWS कंसोल लॉगिन और आपने लॉगिन कर लिया, ये आपका अकाउंट है, ठीक है। अभी इस अकाउंट में काम करने के लिए AWS वाले बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ की सर्विस उनके पास है, हर चीज़ की, AI की, डेटाबेस की, VM की, हर चीज़ की सर्विस उनके पास है, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक VM चाहिए, एक वर्चुअल मशीन चाहिए, एक वर्चुअल काइंड ऑफ सर्वर चाहिए, ठीक है, तो इनके पास एक सर्विस है जिसका नाम है EC2, ठीक है। फुल फॉर्म होता है इसका इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ई से इलास्टिक, दो बार सी मतलब कंप्यूट क्लाउड, ठीक है, ये इनकी सर्विस है, इन्होंने नाम दिया EC2। आप इस सर्विस में जाके सिंपली आप जाओ, वहाँ पे एक नाम, अगर आपको मशीन क्रिएट करना, मशीन को इन लोग बोलते हैं इंस्टेंस, ठीक है, तो वहाँ पे इंस्टेंस वाले सेक्शन पे जाओ और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लॉन्च मतलब क्रिएट करने का, ठीक है, उसको लॉन्च क्रिएट जो भी आप कह सकते हो, तो उस पर क्लिक करो, लॉन्च इंस्टेंस वगैरह पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगते हो, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स दो और फिर क्रिएट कर दो, आपका इंस्टेंस बनकर रेडी हो जाएगा, मतलब आपको एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप इस मशीन पे लॉगिन करो, अंदर जाओ और फिर आपको जो भी काम करना आप कर सकते हो। लेकिन आपने ये मशीन वर्चुअली यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, अब वर्चुअली आपने बना तो दिया, लेकिन एग्जैक्टली वो मशीन यहाँ पे नहीं बनी है, एग्जैक्टली वो मशीन बनी है, आप जब आप काम करते हो ना क्लाउड पे, तो आप एक लोकेशन चूज़ करते हो कि मैं इस लोकेशन पे काम कर रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पे AWS में बहुत लोकेशन मिलेंगी, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में 2 लोकेशन हैं, एक हैदराबाद है, एक मुंबई है, जैसे मान लो आपने मुंबई में लिया है, ठीक है, तो मुंबई में AWS वालों का एक फिजिकल डेटा सेंटर होगा, ठीक है, तो जब आपने मुंबई लोकेशन लिया और आपने एक मशीन क्रिएट करी, तो एग्जैक्टली वो मशीन फिजिकल डेटा सेंटर में जाके किसी छोटे से रैक के अंदर जाके एक छोटा सा इंस्टेंस बना होगा आपका यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी मशीन एग्जैक्टली यहाँ पे बनी है फिजिकल डेटा सेंटर में, यहाँ पे वर्चुअली नहीं बनी है, आपको सिर्फ दिख रहा है कि वर्चुअली यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, कैसे मशीन क्रिएट करते हैं, दिखाता हूँ, देखो ये आपका कंसोल है, ठीक है, मैं जो बात कर रहा था लोकेशन के बारे में, तो हमारे पास इतने लोकेशंस हैं, ठीक है, US में इतने हैं, ओहियो, कैलिफोर्निया, ओरेगन, वर्जीनिया, जो इनका वर्जीनिया है ये सबसे मेन रीजन है, सबसे पहला रीजन है, ठीक है, इन्होंने शुरुआत यहीं से करी थी, इसीलिए आज भी अगर अमेजोन वाले कोई नई सर्विस लेके आएंगे, सबसे पहले वर्जीनिया में लॉन्च करेंगे, वहाँ पे टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर बाकी रीजन को देते हैं, ठीक है, तो वर्जीनिया इनका मेन रीजन है, ओहियो है, कैलिफोर्निया, ओरेगन है, एशिया में हमारे पास मुंबई है, ठीक है, बाकी अलग देशों के हैं, बट हमारे इंडिया के लिए मुंबई है, और हमारे पास और भी हैं, जैसे अगर मैं मैनेज रीजन्स पे क्लिक करूँ तो आपको और भी रीजन दिखेंगे, ये देखो, जैसे हमारा हैदराबाद जो है वो एशिया में डिसेबल्ड है, अगर आपको इनेबल, जैसे हैदराबाद बेस्ड कोई कंपनी है, ठीक है, और उसका क्लाइंट भी हैदराबाद का ही है, वो चाहता है कि हमारा सब कुछ हैदराबाद में बने, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके उसे इनेबल करना पड़ेगा, इस रीजन को इनेबल करना, अभी बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, ठीक है, फिर आप उस पर काम कर सकते हो, ये चीज़ें हैं। तो मान लो मैंने अभी अभी के लिए अपने प्रैक्टिस के लिए मुंबई लिया हुआ है, ग्लोबल पे क्यों आ गया? आपके तो सारे रीजन्स लॉक हैं, हाँ लास्ट वीक ही बनाया ना, तो उसके बाद ये लोग को अनलॉक नीचे है, नीचे नहीं यहाँ पे तो लिखा है इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, अगर इनेबल है तो फिर यहाँ पे आई थिंक तो उनको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, तो यहाँ से मैंने मुंबई ले लिया, मेरा लोकेशन मुंबई हो गया है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे काम करूँगा, अब मुझे यहाँ पे एक, अभी आप AWS नहीं सीख रहे हो, आपको लिनक्स का एक प्लेग्राउंड चाहिए जहाँ पे आप लिनक्स की प्रैक्टिस कर सको, तो हम सिर्फ एक मशीन क्रिएट कर रहे हैं, बाकी अदरवाइज कुछ भी ध्यान मत देना। तो इंस्टेंस क्रिएट, जैसे मैंने क्या बोला कि इनके पास हर चीज़ की सर्विस है, हमें एक वर्चुअल मशीन चाहिए, वर्चुअल मशीन के पास जो सर्विस है उसका नाम है EC2, मैंने सर्च किया EC2, ठीक है, यहाँ पे भी सर्च किया था, तो ये डैशबोर्ड खुला है, इसमें हमें जाना है मशीन वाले सेक्शन में, मशीन का मतलब इंस्टेंस वाले सेक्शन पे, इन लोग इंस्टेंस कहते हैं उसे, तो ये इंस्टेंसेस वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करोगे, और अभी हमारे पास कोई भी मशीन इंस्टेंस नहीं है, एक हम लोग मशीन
क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया। सबसे पहले बोल रहा है कि आपको आपकी मशीन का नाम क्या देना है। मैंने बोला टेस्ट लाइनेक्स प्लेग्राउंड, ठीक है। उसके बाद फिर ये बोलता है कि आप एक ओएस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं खुद का एक हार्डवेयर मार्केट से खरीद के लेके आता, ठीक है, और उसमें मैं फिर कोई भी लिनक्स का फ्लेवर डाल रहा होता, कोई भी लिनक्स कॉन्फ़िगर कर रहा होता, तो मुझे आईएसओ इमेज कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ता, परचेज करना पड़ता, या किसी से कहीं से डाउनलोड करना पड़ता। वो आईएसओ इमेज होती है मिनिमम 2 GB की तो होती है, ठीक है, 2-3 GB की आईएसओ इमेज होती है। फिर आप उस आईएसओ इमेज को उठाते और अपने हार्डवेयर में डालते, तब जाके वो मशीन बन पाती है। देखो क्लाउड में कितना बेस्ट है। आपने नाम दिया, आपसे क्या बोल रहा है, कोई आईएसओ इमेज कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सारे इमेजेस बाय डिफ़ॉल्ट हमने अपने पास रखे हुए हैं। आप कोई भी एक इमेज लेके उसमें काम कर लो। देखो यहाँ पे बहुत सारे लिनक्स के इमेज आ रहे हैं, अमेजोन लिनक्स आ रहा है, उबंटू आ रहा है, रेड आ रहा है, सूजे आ रहा है, डेबियन आ रहा है। अगर आपको विंडो बेस्ड मशीन चाहिए तो आपको ये विंडोज़ का ओएस मिल रहा है, ठीक है, इमेज मिल रही है। अगर आपको मैक बेस्ड मशीन चाहिए तो आपको मैक ओएस भी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप ब्राउज करते हो यहाँ पे तो आपको बहुत सारे लिनक्स के ऑप्शन मिलेंगे, हर लिनक्स के ऑप्शन मिलेंगे, डेबियन, सूजे, ओरेकल, काली, हर लिनक्स के, ठीक है। तो जो आपको रिक्वायरमेंट, जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट हो, आपको लेके उस पर काम कर सकते हो। मैं लूँगा रेड की मशीन, रेड का लिनक्स, ठीक है। और रेड का लिनक्स लेने के लिए हमारे पास ये AWS वाले, अमेजोन और रेड ने क्या किया, आपने पार्टनरशिप बनाई है और उन्होंने अपना खुद का एक लिनक्स बनाया है जिसमें रेड का ही सारा कॉन्फ़िगरेशन है। उसका नाम है अमेजोन लिनक्स, तो हम लोग वो लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने, यार इतना स्लो क्यों चल रहा है आपका अकाउंट, टेस्ट लाइनेक्स प्लेग्राउंड, और इमेज चाहिए। मैंने देखो अमेजोन लिनक्स बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने अमेजोन लिनक्स ले लिया, ठीक है। 2030 की EMI है, जो क्या लिखा है, फ्री टियर एलिजिबल है, फ्री टियर में ही है। अभी आपने अकाउंट बनाया संतोष जी लास्ट वीक, तो आपका अभी अकाउंट फ्री टियर में चल रहा है, ठीक है, 1 साल तक। उसके बाद फिर ये चार्ज करेंगे, लेकिन फ्री टियर का मतलब ये नहीं कि आपके लिए सब कुछ फ्री है। फ्री टियर का मतलब आपको एक लिमिटेड आवर्स मिलते हैं, जैसे एक इंस्टेंस के लिए देते हैं 7,000 घंटे, ठीक है। आपने 7,000 घंटे के लिए आपको एक इंस्टेंस फ्री मिला है कि आप 7,000 घंटे तक इंस्टेंस बना के यूज़ कर सकते हो, ठीक है, 1 साल के अंदर। अब मान लो आपने आज एक इंस्टेंस बनाया 8:22 में, ठीक है, और 8:40 में आपने मशीन डिलीट कर दी, तो वो ऐसे मिनट्स काउंट नहीं करते, वो काउंट करते हैं कि 1 घंटे उसने यूज़ कर लिया। ऐसे अगर आप डेली मशीन बना रहे हो, 5-5 मिनट में बना के डिलीट कर दे रहे हो, तो आप हो सकता है कि 7,000 घंटे 1 महीने में ख़त्म कर दो, ठीक है। और आप एक मशीन बना रहे हो, मान लो आपने 20 मशीन बना के रखी हुई है ऐसे ही मल्टीपल यूज़ केस के लिए, और आपने वो 20 की 20 मशीनें एक एक टाइम पे बनाई और 10 मिनट बाद बंद कर दी सारी मशीनें, डिलीट कर दी, तो वो वहाँ पे काउंट हो गया 1 घंटा, मतलब 20 घंटे आप यूटिलाइज़ कर चुके हो। तो ये सब फ़र्क है, ठीक है, सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लेकिन फिर भी सही तरीका क्या यूज़ करने का है, ये क्लाउड, कि आप इंस्टेंस बनाओ और यूज़ करो और आराम से उसे स्टॉप कर दो, डिलीट मत करो, स्टॉप कर दो। स्टॉप करने में चार्ज रहता है लेकिन उतना नहीं लगता, तो कम पैसा कटेगा और आराम से आप लंबे समय तक एक अकाउंट में यूज़ कर पाओगे। वरना वो ऐसे आपको वार्निंग नहीं देंगे, आपका डायरेक्ट अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, फिर आपको रिलीज़ कराना पड़ेगा वेव ऑफ वगैरह करा के, ऐसा इनका तरीका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो बोलता है इंस्टेंस का टाइप, ठीक है। टाइप मतलब जैसे अगर मैं कोई फ़ोन खरीदने जाता हूँ तो मैं चेक करता हूँ इस फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितना GB रैम है, कितनी मेमोरी है, ठीक है। वैसे आप जो मशीन क्रिएट करो उसको कैसा टाइप चाहिए आपको, ठीक है, कितनी GB मेमोरी चाहिए, कितना CPU चाहिए, आपको यहाँ पे बड़ी से बड़ी मशीन मिल जाएगी। 128 GB मेमोरी, 64 CPU, 96 CPU, और बड़ी मशीन आपको नीचे मिल जाएंगी, ठीक है। हमें अभी उतनी बड़ी मशीन नहीं चाहिए, तो मैं 1 CPU और 1 GB मेमोरी वाली ये T2 माइक्रो मशीन ले रहा हूँ, जो कि फ्री टियर में एलिजिबल है, ठीक है, जहाँ मेरे को 1 CPU मिल रहा है और 1 GB मेमोरी मिल रही है, ठीक है। ये जो आपको T दिख रहे हैं, ये नीचे आपको O आ गया, C आ गया, ये क्या है, ये फैमिलीज़ हैं, इंस्टेंस की फैमिलीज़ हैं ये, ठीक है, कि आपको किस फैमिली की मशीन चाहिए। टी की चाहिए, टी में आपको छोटी मशीन मिलती है। ये डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसी सर्वर कैसा क्रिएट कर रहे हो, आप किस यूज़ केस के लिए क्रिएट कर रहे हो। अगर ये मशीन बना रहे हो आप एक मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय करने के लिए, तो फिर आप N सीरीज़ का टाइप लोगे, आपका टाइप होगा N सीरीज़ का, वो बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है, उसमें आपको 100 CPU ऐसे CPU मिलते हैं, ठीक है। मैं अभी छोटी मशीन लेता हूँ, तो मैंने ये एक फ्री टियर एच में जो मेरे पास था T2 माइक्रो, तो मैंने ले लिया। उसके बाद नीचे आओगे
ये बोल रहा है की पेयर के लिए। अब ये की पेयर क्या है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो लैपटॉप होता है विंडोज़ का, ठीक है, ये हमारा विंडोज़ का लैपटॉप है। अगर इस लैपटॉप को मुझे ओपन करना है, ठीक है, तो मैं उसमें एक पासवर्ड सेट करके रखता हूँ कि जब मैं वो पासवर्ड एंटर करूँ तब जाके मैं अपने सिस्टम के अंदर एंटर कर पाऊँ और काम कर पाऊँ। वैसे ही आप जो ये मशीन बना रहे हो, इसे आप कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे उस मशीन को एक्सेस करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लाउड में मिलता है एक ऑप्शन की पेयर का, ठीक है, कि आप एक की क्रिएट कर सकते हो। जब आप उस की को यूज़ करोगे तभी आप उस मशीन पर एंटर कर पाओगे और नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे की क्रिएट कर सकते हैं। तो की क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, डॉट पी एम और डॉट पी पी के। अगर आप इस मशीन को पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करते हो, पुट्टी पुट्टी आप लोगों को पता होगा शायद, तो अगर आप पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करते हो तो आपको पी पी के फॉर्मेट पे की जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर नहीं करते हो जनरेट, आपने पैम में कर लिया और फिर बाद में पुट्टी से कनेक्ट करोगे, तो हमारे पास पुट्टी में एक ऑप्शन होता है पुट्टी जन करके। आप पुट्टी जन में जाओगे, अपनी पैम फाइल को अपलोड करोगे और फिर प्राइवेट में सेव करोगे, तो आपकी फिर वो पी पी के की बन जाएगी। लेकिन AWS में ये बेनिफिट है कि आप डायरेक्टली पी पी के इंस्टॉल कर लो, की को पी पी के की जनरेट कर लो, फिर उससे आप कनेक्ट कर लो पुट्टी में, ठीक है। मेरे पास पुट्टी नहीं है, मैं नॉर्मल टर्मिनल में करूँगा तो मैं पैम यूज़ करता हूँ, ठीक है। ओपन एसएच मतलब कोई भी आपका नॉर्मल टर्मिनल हो, पावर सेल, ठीक है, या फिर CMD या फिर टर्मिनल, तो आप ये डॉट पैम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने डॉट पैम ले लिया, यहाँ पे नाम दूंगा मैं टेस्ट संतोष अकाउंट की, ऐसे लंबा सा नाम दे दिया मैंने, ठीक है। ये उसके बाद क्रिएट कर लिया मैंने की, तो मेरी की यहाँ पे बन गई है। की बनने के बाद नीचे आओगे और यहाँ पे थोड़ा आपको नेटवर्क सेटिंग करना पड़ेगा। अभी नेटवर्क वाला पार्ट में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये समझो कि नेटवर्क के बिना आपकी मशीन कहीं नहीं बनती, किसी भी क्लाउड में नहीं बनती, इवन ऑन प्रेम में नहीं बनती। अगर ऑन प्रेम में आपका नेटवर्क नहीं खड़ा हुआ है तो आप मशीन नहीं बना पाओगे वहाँ पे, ठीक है। वैसे ही क्लाउड में भी मशीन क्रिएट करने के लिए आपको एक नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क के बिना मशीन बनेगी नहीं। तो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक नेटवर्क मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो मैं वो नेटवर्क ले लिया और नेटवर्क में मुझे एक सबनेट भी देना पड़ेगा। तो मैंने एक सबनेट कोई भी यहाँ पे ले लिया जो बाई डिफ़ॉल्ट मुझे मिल रहा था, मैंने एक सबनेट ले लिया, ठीक है। पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी मैंने यहाँ पे इनेबल किया। अब ये पब्लिक आईपी क्या है, देखो आपने जो मशीन बनाई है वो कहाँ बनाई है, वो आपने AWS क्लाउड वालों के, आपने वहाँ पे अकाउंट बनाया था, ये आपका AWS क्लाउड का अकाउंट है। AWS क्लाउड के अंदर जाके आपने एक सर्विस है EC2, ठीक है, उस सर्विस के अंदर आपने एक मशीन बनाई हुई है ना। अब इस मशीन को आप जैसे मान लो मैं बाहर, ये मेरा लोकल लैपटॉप है, यहाँ से बैठ के मुझे इस मशीन को कनेक्ट करना है काम करने के लिए। अब अगर आपको इस मशीन को कनेक्ट करना है काम करने के लिए बाहर से, तो AWS तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इतना तो उसका सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगा कि आपको ईजिली अंदर आने दे, है ना। तो आप इजीली अंदर नहीं आ सकते। तो एक इन्होंने मेथड बनाया है कि अगर आपकी ये मशीन को आपको पब्लिक करना है, पब्लिक मतलब आपको बाहर से एक्सेस करना है, तो इस मशीन को एक पब्लिक आईपी दे दो। पब्लिक आईपी का मतलब होता है आईपी जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो आपने इस मशीन को एक पब्लिक आईपी दे दी, आपको पब्लिक आईपी मिल गई, फिर वो पब्लिक आईपी के थ्रू ही आप यहाँ से बैठ के उस पब्लिक आईपी को हिट करोगे, तब जाके आप इस मशीन को कनेक्ट कर पाओगे, वरना कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पब्लिक आईपी ना हो, प्राइवेट आईपी हो, तो आप कुछ भी कर लो, आप इसके अंदर घुस ही नहीं पाओगे, इस नेटवर्क के अंदर, इस अकाउंट के अंदर। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अगर आपने कोई मशीन बनाई है उसको अगर आपको बाहर एक्सेस करना है, तो आप उस मशीन में पब्लिक आईपी दो, ताकि आप उसे बाहर से एक्सेस कर पाओ, ठीक है। पब्लिक आईपी का सिंपल मतलब यही कि वो आईपी जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, बस। तो ये आईपी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये पब्लिक आईपी हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पे तो मैंने इनेबल कर दिया। अगर डिसेबल कर दो तो क्या होगा, आपको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी और आप मशीन कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप हमें क्रिएट करना पड़ता है। अभी सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप काइंड ऑफ फायरवॉल है, ठीक है। फायरवॉल मतलब, अब मैंने बताया कि आपने यहाँ पब्लिक आईपी तो दे दी, आपने यहाँ पे पब्लिक आईपी दे दी, ठीक है, लेकिन इस पब्लिक आईपी को बताओगे कि भाई कहाँ से इंसान आने वाला है, कौन आने वाला है, उसको ही अलाउ करना, सबको अलाउ नहीं करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, एक फायरवॉल रूल बैठ के लगा रहे हो कि भाई अगर कोई मेरी मशीन को एक्सेस करता है, लिनक्स मशीन में क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, जो भी लिनक्स बेस्ड मशीन उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो एसएच का पोर्ट क्या होता है, 22, ठीक है, इस पोर्ट पे वर्क करता है SSH। तो जब भी अगर आप यहाँ पे रूल लगाओगे कि जो भी कभी कोई SSH करे, ठीक है, SSH के थ्रू इस आईपी को हिट करे, तो उसको अंदर आने देना, क्योंकि मैंने अलाउ करके रखा हुआ है। और अगर मैंने यहाँ पे SSH ब्लॉक कर दिया, तो भले पब्लिक आईपी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे VM को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रूल लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे रूल लगाऊंगा, जैसे मैंने SSH कर दिया और एनीवेयर कर दिया। एनीवेयर मतलब
कोई भी कहीं से भी आए एक्सेस कर रहा हो, उसके पास पब्लिक आईपी हो, की हो मेरी मशीन की, तो एक्सेस कर ले। कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सोर्स डिफाइन करते हैं, कस्टम आईपी डिफाइन करते हैं कि भाई ये आईपी है, सिर्फ इसको अलाउ करना, ठीक है। ये मैंने अपनी माई आईपी दे दी, तो ये देखो मेरी आईपी ऑटोमेटिक ले लिया, और सिर्फ मैं ही इस मशीन को एक्सेस कर पाऊंगा और कोई नहीं कर पाएगा। अभी के लिए मैं एनीवेयर कर रहा हूँ, मतलब कोई भी कहीं से भी आए मेरी मशीन को एक्सेस कर ले, ठीक है। उसके बाद कितने मशीन चाहिए आपको, कितने इंस्टेंस चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, इवन 10 चाहिए, 10 दे दो। और ये फीचर सिर्फ AWS में ही है, एजोर में ऐसा फीचर नहीं है। अगर आपको एजोर में इंस्टेंस मशीन क्रिएट करना है तो आप एक बार में एक ही मशीन क्रिएट कर पाते हो, लेकिन AWS में इतना अच्छा तरीका है कि अगर आपको ऐसी ही 5 और मशीन चाहिए तो आप यहाँ पे बस 5 लिख दो, सेम 5 मशीनें बन जाएंगी, ठीक है। ये बेनिफिट AWS में है। तो मैंने एक दिया और लॉन्च इंस्टेंस कर दिया, मेरा इंस्टेंस बन के रेडी हो जाएगा। एक मिनट रुको, मेरा ऑफिस स्टार्ट हो चुका है तो मैं थोड़ा सा लॉगिन कर लूँ। ठीक है, तो इंस्टेंस बन चुका है। अब इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो दिखेगा मुझे यहाँ पे इंस्टेंस। ये देखो, ये मेरा इंस्टेंस बन चुका है, मतलब मशीन बन चुकी है, इंस्टेंस मतलब मशीन बन चुकी है, और ये मशीन रनिंग है। और ये मशीन कैसी है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे और डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये इस मशीन में पब्लिक आईपी मिली हुई है, इसके थ्रू मैं मशीन को बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और ये उसकी प्राइवेट आईपी है। उसके बाद आपने कौन सा टाइप है, वो टाइप दिखा रहा है, ठीक है। आपने कौन सा OS लिया वो भी दिखा देगा, ये देखो यहाँ पे आएगा OS पे। मतलब सारे आपको इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल जाएंगे, OS का इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी, ठीक है। और सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो सिक्योरिटी ग्रुप लगाया, आपको सिक्योरिटी दिख जाएगी। यहाँ पे आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप अभी इंप्लीमेंट किया है, जहाँ पे आपने 22 पोर्ट को अलाउ किया है। देखो 22 पोर्ट, सोर्स क्या है, 00 मतलब एनीवेयर। ये जो है वो इंटरनेट का एड्रेस है, इंटरनेट का सोर्स है, ठीक है। चलो अब हम उस मशीन को कनेक्ट करते हैं जो हमने बनाया है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे। एक चीज इशू, ये पब्लिक आईपी तो ठीक है, समझ में। प्राइवेट आईपी किस चीज के लिए यूज होता है? प्राइवेट जो होता है, प्राइवेट आईपी जो हमें इस मशीन पे जो बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है, ये इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए है ना। आपने जब अच्छा। ये मशीन एक नेटवर्क पे बनाई है, तो वो नेटवर्क आपको एक आईपी देता है, उस आईपी के थ्रू ही आप इंटरनल कनेक्शन बना पाते हो। या फिर मान लो अगर आपने इस मशीन पे कोई वेबसाइट डिप्लॉय करी है, तो उस आईपी के थ्रू ही आप बाहर उस रिक्वेस्ट को पहुँचा पाओगे। लेकिन प्राइवेट आईपी डायरेक्टली बाहर नहीं जाती, उसके लिए या तो फिर आप जंप होस्ट वगैरह यूज़ करते हो, या फिर कोई प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करोगे, जैसे एनजीटीएस का प्रॉक्सी सर्वर होता है वो यूज़ करोगे, या फिर आप क्लाउड का पब्लिक आईपी ले लो और फिर उसको बाहर भेज दो। तो इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए आपको प्राइवेट आईपी मिलती है। So and the simple इसका एग्जांपल है, आपका इंटरनली कम्युनिकेशन जो होगा ना कंपनी के अंदर, ठीक है, वो आप इंटरनेट पर एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, राइट। हाँ, तो उसको हम लोग प्राइवेट देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका सिक्योर रहेगा। अगर आपको ये एक्सेस करना है तो आपको पब्लिक आईपी ही चाहिए, और नहीं तो इसको नेटिंग के थ्रू से हम लोग नहीं करते, बहुत बार वो सब आप लोग व्हाट इज नेटिंग आईपी, तो नेटिंग आईपी को हम लोग पब्लिकली ले जाते हैं। तो ये हाँ, ये वो आप ऑन प्रेम का तरीका है, वो नेटिंग हाँ वेटिंग करना वो ऑन प्रेम का तरीका है। क्लाउड में ऐसा नहीं होता, क्लाउड में आपको पब्लिक आईपी मिलती है, आप लगा दो बस खत्म, हाँ, राइट राइट। ठीक है। तो अब देखो, इस प्राइवेट आईपी को अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं अपनी मशीन को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो क्लाउड वाला, क्योंकि ये क्लाउड के नेटवर्क के अंदर है ना, क्लाउड वालों के अंदर है, वो मुझे अलाउ नहीं करेगा कि भाई इसको एक्सेस कर लूँ। अगर मुझे एक्सेस करना है इस प्राइवेट आईपी के थ्रू मेरी मशीन, तो मुझे फिर जंप होस्ट बनाना पड़ेगा, जिसको आप लोग आई थिंक बैशन होस्ट कहते हैं, है ना, बैशन होस्ट कहते हैं उसको। बैशन बनाओ, फिर उसके थ्रू यहाँ पे आओ। लेकिन मैनेजमेंट होस्ट। हाँ, लेकिन अगर आपका पब्लिक आईपी है तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो मशीन को बाहर से, ठीक है। तो मैंने कॉपी कर लिया आईपी को, ये मेरा लोकल टर्मिनल है, ये मेरा लोकल लैपटॉप है, यहाँ से उस क्लाउड में बनी मशीन को एक्सेस करूँगा मैं, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पाथ में जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरी की रखी हुई है। तो मेरी की रखी हुई है डाउनलोड फोल्डर में, तो मैं जाऊँगा डाउनलोड फोल्डर में, यहाँ पे एलएस करूँगा, जब यहाँ पे मेरी की बनी होगी, कहाँ है संतोष जी, एक सेकेंड में पहले चेक करूँ की का नाम क्या था, टेस्ट, ओके।
तो यहाँ पे हमें टेस्ट वाली की मिल जाएगी, मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ। टेस्ट हाँ वहाँ पर है ना नीचे से 5th वाली। हाँ 5th लेफ्ट साइड में। अच्छा ये ओके। हाँ तो मुझे की मिल गई, मतलब इसी फोल्डर में मेरी की है, तो मैं इसी फोल्डर से बैठे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, हम लोग मशीन वहीं से कनेक्ट करते हैं जहाँ पे हमारी की रखी हुई है। तो मेरी की यहीं रखी हुई है इसी फोल्डर में। मैं कहाँ बैठा हूँ अभी, डाउनलोड फोल्डर में बैठा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपनी मशीन को। कैसे करेंगे, लिनक्स मशीन एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं SSH, मैंने डाल दिया वो। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं उस मशीन का यूज़र नेम जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग AWS क्लाउड में एक इंस्टेंस क्रिएट किए हो और वो इंस्टेंस में आपने Amazon लिनक्स लिया है, तो Amazon लिनक्स का बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है EC2-यूज़र। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे आओ और आने के बाद ये कनेक्ट पे क्लिक करना, आपको सामने दिखेगा यूज़र नेम क्या है, EC2-यूज़र। ठीक है, तो हमने वो यूज़र नेम ले लिया, और लेने के बाद आपको देना पड़ेगा @ उसके बाद उस मशीन की पब्लिक IP जिसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये रही उस मशीन की पब्लिक IP। और उसके बाद -i लगाओ। i मतलब मुझे इंपोर्ट करना है उस की को जिसके थ्रू कनेक्ट करना है। उस की का नाम क्या है, टेस्ट हाइफन, ये दे दिया मैंने सर की का नाम, एंटर मारा। ये देखो पूछा डू यू रियली वांट टू कनेक्ट द मशीन, मैं बोल रहा यस आई वांट टू कनेक्ट द मशीन, यस किया मैंने। एरर दिया, एरर क्यों दिया, मैंने क्या बताया था कि ये जो मेरा ये लैपटॉप है, इसमें भी लिनक्स का ही कर्नल चल रहा है ना। तो जब लिनक्स का कर्नल चल रहा है तो इसमें लिनक्स का फीचर भी है। मतलब अगर आपने कोई मशीन, अगर आप कोई लिनक्स बेस्ड मशीन इस मशीन से कनेक्ट करोगे और आप की के थ्रू कर रहे हो, तो आपको उस की को देना पड़ेगा परमिशन। तो मुझे देना पड़ेगा इस की को परमिशन, तो मैं देता हूँ परमिशन chmod 400 और की का नाम जो था वो दे देता हूँ। ये परमिशन क्या होता है, अगर हम लोग लिनक्स पढ़ेंगे तो समझाऊंगा परमिशन क्या होता है। ठीक है, वैसे आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। देखो मैंने दे दिया परमिशन। अब अगर मैं मैसेज करूँ तो अब मैं लॉगिन कर जाऊँगा बस, ये देखो मशीन के अंदर आ चुका हूँ मैं। ठीक है, चलते हैं रूट पे, sudo -i, ये आ गया मैं रूट पे। अब यहाँ बैठ के जो काम करना सारा काम कर पाऊँगा, सारी लिनक्स कमांड चला पाऊँगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया प्लेग्राउंड। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे बैठ के लिनक्स की प्रैक्टिस। ठीक है, मैं डायरेक्ट रूट पे आ गया, हम डायरेक्ट रूट पे नहीं आएंगे, हम अभी बात करेंगे नॉर्मल यूज़र में बैठ के। पहले हम यहाँ पे चीज़ें समझेंगे, उसके बाद ही फिर हम लोग रूट की तरफ चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें सारा जो भी लिनक्स की प्रैक्टिस करनी है हम लोग यहीं पे करेंगे, इसी मशीन पे करेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक्स हैं लिनक्स के सब कुछ हम लोग यहीं पे, ये हमारा प्लेग्राउंड बन चुका है लिनक्स का। अब देखो ये तो एक तरीका लिनक्स मशीन कनेक्ट करने का, ठीक है, जो मैं लोकल मशीन से कर लिया। एक तरीका मेरे पास और है कनेक्ट करने का, वो क्या है, मैं नहीं चाहता ऐसे कोई लोकल मशीन वगैरह यूज़ करना, मेरे पास नहीं है टर्मिनल। मान लो मैं फ़ोन से काम कर रहा हूँ, मेरे पास iPad है या टैब है मेरे पास टैब में तो टर्मिनल वगैरह नहीं होगा, और वहाँ पे भी मैंने अपना AWS क्लाउड लॉगिन किया है, मुझे वहाँ पे काम करना है, कैसे करूँगा। तो आप इनका खुद का टर्मिनल भी ले सकते हो। कैसे लोगे, ये कनेक्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक कर देना, बस तो लिखा ना इंस्टेंस कनेक्ट, यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर ये वाला थोड़ा स्लो होता है। हाँ स्लो तो रहता है, इसलिए बेटर है कि आप अपने लैपटॉप से ओटी से एक्सेस कर लो। तो ये मेरी मशीन देखो, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर ली, यहाँ पे भी मैं सेम काम कर सकता हूँ। जैसे ये बेटर है iPad वालों के लिए जो मेट्रो में ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कार में हैं, ट्रेन में हैं, उन्हें कुछ प्रैक्टिस करना है, कुछ सीखना है, तो इससे कनेक्ट कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो ये भी आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। अब ये तो थी मशीन क्रिएट करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद हमारा प्लेग्राउंड अब बन चुका है। अब हमें स्टार्ट करना लिनक्स का टॉपिक, तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, क्योंकि 20 मिनट में मेरी स्क्रम कॉल है, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल आप लोग ट्राई करा करो, थोड़ा सा पहले आ जाओ, 7:15 में यहाँ से। अगर आप लोग इशू कल मुझे बोला ना, मुझे थोड़ा काम है, तो कल 10:30 बजे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ठीक ठीक चाहिए तो 10:30 बजे। मैं ये मशीन स्टॉप कर दे रहा हूँ संतोष जी, आप हाँ जब यूज़ करना हो स्टार्ट कर लें।